तो बच्चों सिग्निफिकेंस कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के तो क्या लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहली बात आपने देखा यहाँ पे बच्चों, जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, रेट इक्वेशन लिखा था, ये वाला ये आएगा ना फॉर्मूला, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, मतलब टाइम निकालने का, के निकालने का फॉर्मूला। ये मत समझना क्या कह रहे हैं सर, ये था ना टी इक्वल टू आर नोट माइनस आर अपॉन में क्या आएगा बच्चों, के निकालना तो टी नीचे आएगा। फिर पढ़ा आपने टी हाफ निकालने का फॉर्मूला, आर नोट अपॉन में 2k। इंपॉर्टेंट बात है ना, टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, यहाँ भी लिख के बता सकते हो भाई, जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के। और चौथी बात, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या है रेट कांस्टेंट की, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ऐसा बच्चों ये कैरेक्टरिस्टिक्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और ऐसे ही बिल्कुल डेरिवेशन करना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो कैसे क्या है बच्चों, एक फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन लिए हमने जनरल से, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इस पे लगा दिया रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के आर की पावर 1, फर्स्ट ऑर्डर है तो रिएक्टेंट की पावर 1, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के टर्म में माइनस डी आर अपॉन डी टी, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इक्वल टू के आर। के डी टी को एक साइड में कर लेंगे तो आ जाएगा बच्चों डी आर अपॉन आर की कंसंट्रेशन इक्वल टू के डी टी, नेगेटिव साइन भी इधर ले जाओ, ठीक हो गया। अब इसका क्या करना अपने को बच्चों, बोला ना इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो ये जो रेट लॉ से इक्वेशन आई है डी आर अपॉन में आर इक्वल टू माइनस के डी टी, रेट लॉ से इक्वेशन आई है, इसका क्या करवा दो आप, इंटीग्रेशन करा दो। तो डी आर अपॉन में आर, ऐसी अगर कोई वैल्यू हो, अगर उसका आप इंटीग्रेशन कराते बच्चों इस तरह की किसी वैल्यू का, तो उसका इंटीग्रेशन आता है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ आर। ठीक है, ऐसे डिवाइड में है तो ये पुरानी बात है कि कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t होगा और i क्या होगा आपका, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मान लिया इक्वेशन 1, k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t होगा, प्लस में इस फॉर्मूले के हिसाब से i क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से मान ली बच्चों वही बातें पुरानी, अगर टाइम 0 है तो यानी रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपने इनिशियल कंसंट्रेशन आर नोट के बराबर है। टाइम 0 तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपने इनिशियल कंसंट्रेशन आर नोट के बराबर है। इस वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, रखो यहाँ आर की जगह आर नोट इनिशियल कंसंट्रेशन, टी आपका 0 है ही, प्लस में आई, वही बच्चों जीरो ऑर्डर की तरह एक तरह से आई की वैल्यू आ गई, इसको उठा करके इस आई को उठा के इक्वेशन 1 में रख दो, जैसे टी और आर को रखा था वैसे ही आई को रख दो। पुट दी वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1, तो क्या बन गया बच्चों, यहां से रखेंगे आप, ये तो वही है एल एन आर, ये माइनस के टी, आई को रखा है तो क्या आ गया, प्लस एल एन आर नोट। मैं दोबारा बताता हूँ, देखो ये एल एन आर वही है, माइनस के टी वैसे के वैसे रखा है, ये एल एन आपका आर नोट आ गया। ये रिजल्ट पुट किया यहाँ तक समझ आया, बढ़ते आगे, ये लिख दिया इसको एल एन आर इक्वल टू के टी माइनस एल एन आर नोट, ये मान लिया बच्चों इक्वेशन नंबर क्या है
3 है। क्या है इक्वेशन नंबर बच्चों ये 3, ये हो गया जी। यहां से इस इक्वेशन से आप बोल सकते हो कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का चेंज और टी के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो ग्राफ क्या आएगा, कंसंट्रेशन चेंज और बच्चों टाइम के बीच में एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा और उसका स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस इक्वेशन को थोड़ा बदल करते हैं, के टी प्लस का इधर ले जाओ, एल एन आर नोट माइनस एल एन आर, इसको क्या किया, जस्ट मैंने अरेंज किया यहाँ से, और इसको थोड़ा सा और बदलते हैं, यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो k क्या आ जाएगा, एल एन आर नोट माइनस एल एन आर अपॉन में क्या आएगा बच्चों t। बस फॉर्मूले को बदल करके लिखा है, इस फॉर्मूले को बदल के लिख दिया। मान लिया बच्चों इक्वेशन आ गई ये 4, इस 3 को बदला, यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करी, इक्वेशन आ गई बच्चों ये 4। से बदलने से पहले एक चीज़ और बता दूंगा आपको, k इक्वल टू लिख सकते हो आप, एल एन जो चीज़ सब्सट्रैक्शन में होती है लॉगरिथम में वो डिवाइड में आ जाती है, ये सब्सट्रैक्शन में है तो डिवाइड में आ जाएगा, आर नोट बाई में आर। हाँ, मैं जो यहाँ बोल रहा था लॉगरिथम बदलने को बदलता हूँ मैं। तो एल एन को अगर लॉगरिथम में बदलते हो तो 2.303 कांस्टेंट लगता है लॉगरिथम, इससे पहले कांस्टेंट, टाइम वही है बच्चों, आर नोट अपॉन में क्या आ जाएगा आर। मैं एक बार इस पूरी बात को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये आपका रिजल्ट आया था डेरिवेशन करके, यहाँ से के टी की वैल्यू फाइंड करी, फिर के की वैल्यू फाइंड की, के की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने सबसे पहले इसको लॉगरिथम में बदलना है। उसके लिए बच्चों जो सब्सट्रैक्शन में एल एन होता है तो उसको हम ऐसे डिवाइड में लिख सकते हैं। एल एन को लॉगरिथम में बदलने से पहले हमने क्या लगा दिया बच्चों, ये कांस्टेंट लगा दिया, ऐसी एक आपकी ये नई इक्वेशन बन गई। अब कुछ चीज़ें और देखेंगे, उससे पहले एक दो हम ग्राफ देखते हैं, फिर नई चीज़ें और इसमें डालेंगे। कंसंट्रेशन ले लिया बच्चों, फाइनल आर, और टाइम का ग्राफ बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे कंसंट्रेशन क्या होगी, फाइनल जो मिलेगी वो डिक्रीज मिलेगी। टाइम के हिसाब से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज मिलेगी, फाइनल कंसंट्रेशन डिक्रीज मिलेगी। और जैसे जीरो ऑर्डर के लिए बच्चों रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाया था, तो रेट इधर क्या है, कंसंट्रेशन, सिंपल है। देखो अगर आप इंटीग्रेटेड रेट ला लिखा था, पहले स्टेप में था ना रेट ऑफ रिएक्शन, मैं दोबारा लिख देता हूँ, रेट ला, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, यहाँ क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन की पावर 1, ये कांस्टेंट है ना, तो इसको हटाओगे तो क्या बोल देंगे, कंसंट्रेशन की पावर 1, यानी जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेट इंक्रीज होगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। दोबारा बताता हूँ मैं, ये लिखा कि हटाया तो सीधे सीधे कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, तो जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे बच्चों रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, वो जो हम इक्वेशंस पढ़े थे हमने, वापस हम अपने इक्वेशंस पे आते हैं और कुछ चीज़ें और उनसे जोड़ करके देखते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं इक्वेशन नंबर 3 को। क्या था, एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नोट। पहले मान लो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर में टाइम t1 के लिए इस वैल्यू को सोल्व करेंगे, फिर इसी इक्वेशन में टाइम 2 के लिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पुट कर दो बच्चों, अगर टाइम क्या है t1 है तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का चेंज हो गया, फाइनल कंसंट्रेशन r1 है, इसको यहाँ रख दो, इक्वेशन नंबर 3 माना था ना, इसको 3 में रखो। तो ln r1 माइनस के टी 1 प्लस ln r नोट, ठीक हो गया। मान लिया बच्चों इक्वेशन ये आगे, पहले 3 और 4 तक मान चुके थे हम, ये इक्वेशन मान लो 5 है। अब टाइम क्या पुट कर दो बच्चों इसी में, t2, तो फाइनल कंसंट्रेशन चेंज हो गया, क्या हो जाएगा r2, इसको उठा के इक्वेशन 3 में रख दो, ln r2
माइनस KT2 प्लस ln R0। ये इक्वेशन 3 है बच्चों। बक्से में बंद कर रहा हूँ, ध्यान से देखते रहो। मैंने यहाँ पे R की जगह R2 रखा, T की जगह T2 रखा है, बाकी ये सेम है। तो ये इक्वेशन आ गई बच्चों, मान लो 6। पहले टाइम T1 के लिए रख दिया, टाइम T2 के लिए रख दिया। इसको सोल्व कर लेते हैं अब। इक्वेशन 5 में से 6 का सब्सट्रैक्शन कराते हैं। लिखो 5 की वैल्यू क्या है, ln R1। 6 क्या है लेफ्ट साइड में, ln R2। राइट साइड में आ जाओ, माइनस KT1। इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस KT2। फिर क्या आगे 5 में, ln R0। 6 में भी क्या है, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ln R0। ये तो शायद कट जाएंगे दोनों, ये बच गया बस ln R1 माइनस R2, ln R1 माइनस ln R2 माइनस KT1 प्लस KT2। ये सब्सट्रैक्शन में है, इसको आप ऐसे डिवाइड में लिख सकते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, K, तो क्या बन सकता है, T2 माइनस T1। K कॉमन आ गया। K की वैल्यू फाइंड करनी हो बच्चों तो ln R1 अपॉन R2, ये दोनों के साथ है, 1 अपॉन में T2 माइनस T1। तो ऐसा अलग अलग टाइम के ऊपर K की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी एक आप फॉर्मूला लगा सकते हो, R1 अपन R2, कंसंट्रेशन एट टाइम T1, कंसंट्रेशन एट टाइम T2। आई इक्वेशन ध्यान। अब पढ़ेंगे बच्चों सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, जैसे जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ा था ग्राफ बना के, वही चीज ये पढ़ना है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों एक इक्वेशन थी ना 4, चलो 4 याद नहीं है तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, ये वाली, K इक्वल टू 2.303 अपॉन में T लोगरिथम इनिशियल कंसंट्रेशन R0 बाय फाइनल कंसंट्रेशन R। है याद यहाँ तक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, KT अपॉन 2.303 लोगरिथम, ये बच्चों डिवाइड में है तो ऐसे सब्सट्रैक्शन में लिख लिया, जैसे सब्सट्रैक्शन वाले को डिवाइड में लिखते हैं, ये कर लिया। यहाँ से बच्चों लोगरिथम R की वैल्यू को एक बार फाइंड करते हैं। मैं लोगरिथम R बोल रहा हूँ, ये आके इधर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इधर ले आए तो प्लस का हो गया, इसको इस तरफ ले जाओ, लोगरिथम R0 माइनस KT अपॉन 2.303। ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, लोगरिथम R माइनस KT अपॉन 2.303 प्लस लोगरिथम R0। देखो बेटा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जैसे होती है बेटा y इक्वल टू mx प्लस सी। तो अगर हम लोगरिथम R, डेरिवेशन समझ आ गया ना, पहले बताता हूँ दोबारा से। इक्वेशन 4 जो भी थे उसको लिख लिया, यहाँ से हमने t को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये नीचे ले आए, लोगरिथम डिवाइड में था सब्सट्रैक्शन में हो गया, लोगरिथम R की वैल्यू फाइंड कर ली, थोड़ा बदल के लिख दिया। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, अगर हम ग्राफ बनाते हैं लोगरिथम R वर्सेस t, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा बच्चों, लेकिन स्लोप नेगेटिव आएगा, कितने का, k अपॉन 2.303 का फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इंटरसेप्ट आएगा लोगरिथम R0 का। ग्राफ बना के दिखा देते हैं, तो यहाँ ले लिया बच्चों, यहाँ बनाता हूँ ग्राफ। लोगरिथम R फाइनल कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम का, ऐसा ग्राफ आएगा। यहाँ इंटरसेप्ट आएगा बच्चों, जीरो ऑर्डर में पढ़ा था, लोगरिथम R0 का, स्लोप आएगा
नेगेटिव किसका, माइनस के अपॉन 2.303 का। आई तो ये भी बोल सकते हो ना यहाँ से बच्चों, के निकालना हो तो नेगेटिव स्लोप इनटू फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप 2.303 कर सकते हो। तो ऐसा बेटा इसका क्या आ गया, सिग्निफिकेंस आ गया। थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसी में और अब इसी में देखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है बच्चों लॉगरिथम को सिंपल फॉर्म में लिखना। इक्वेशन थी ना k इक्वल टू 1/t ln r नॉट बाई r, जिसको हमने बदल के किया था आगे, k इक्वल टू 2.303 लॉगरिथम t r नॉट बाई r, वही लिखा बेटा मैंने। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो इसके आगे इसको बोला लॉगरिथम का दूसरा फॉर्म है तो e की पावर प्लस kt। लॉगरिथम को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे तो लॉगरिथम हट जाएगा बेटा। यहाँ से r फाइंड करना हो तो e की पावर kt इधर आ जाएगा बेटा, तो यहाँ उसको ऊपर ले जाओ तो r इक्वल टू r नोट e की पावर माइनस kt आ जाएगा। ऐसे बेटा हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड निकालते हैं। फॉर्मूला t का फॉर्मूला था ना, मैं लिख देता हूँ एक बार, याद भी आ जाएगा आपको। 2.303 यहाँ नाम भी ले रहा था मैं k की फॉर्म में, k लॉगरिथम इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल। तो बच्चों हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या है, जैसे जीरो ऑर्डर में था वो टाइम जहां रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होके अपनी इनिशियल वैल्यू के क्या रह जाए, आधी रह जाए, यानी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनल वाली डिक्रीज होके अपने इनिशियल के आधी रह जाएगी। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला 2.303 अपॉन के लॉगरिथम आर नोट इनिशियल आर नोट, ऊपर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, कट गया ये। लॉगरिथम 2 की वैल्यू होती है बच्चों, वैसे सब बताओ आगे भी वैल्यू बताऊंगा लॉगरिथम की, फिलहाल हम 2 लिखते हैं बच्चों। 2.303 अपॉन में के 0.301। तो अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो टी हाफ इक्वल टू क्या आएगा 0.693 अपॉन में के। तो अगर बच्चों ध्यान से देने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी कंसंट्रेशन पे कहीं भी डिपेंड नहीं करता, जैसे कि जीरो ऑर्डर के लिए डिपेंड करता था। ये कंसंट्रेशन से क्या होता है बच्चों, इंडिपेंडेंट होता है। आई बस पढ़ा इंटीग्रेटेड रेट लाइक इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहली बात जो आपने ताजी ताजी पढ़ी उसको लागू कर देते हैं। क्या, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ, क्या होता है बच्चों, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसका रेट कांस्टेंट के इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, कंसंट्रेशन। ये भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं